हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी विद उषा मैम। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके जो सीबीएलयू में अभी फर्स्ट ईयर में नया सिलेबस लगा है। पहले फिजिकल ज्योग्राफी होता था, तो अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी हुआ है। तो बच्चों की डिमांड पे मैं लेके आ रही हूँ, क्योंकि उसकी कोई अभी ना तो बुक छपी है और बच्चों की दिक्कत हो रही है नोट्स वगैरह के लिए। अभी नोट्स वगैरह अवेलेबल कराएं, या प्लीज़ मैम आप ऑनलाइन हमें दें, इनको अवेलेबल कराएं। तो उनकी डिमांड पे मैं ये बना रही हूँ। आज से जो भी वीडियो डलेंगी अपनी, तो हैश से जो डलेंगे, हैश 1 हैश 2 हैश 3 करके, वो सारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी की होंगी। ठीक है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का अपन बात करें तो देखो, 11वीं 12वीं से लेके एमए तक चलती हैं, एमएससी तक चलती हैं ज्योग्राफी में। तो 11वीं 12वीं का सिलेबस भी है इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और उसके बाद में बीए में सिविलियो में आ गया है सेकंड सेम में। और अपन बात करें केयू की बात करें या फिर एमडीयू की बात करें, तो उसमें फिफ्थ सेम में है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और उसके बाद में एमएससी की बात करें तो एमएससी का एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ये तो है आपके। और इसके साथ ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें तो पता ही है आपको, सारा का सारा सिलेबस आता है उसमें। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी आती है, चाहे नेट सेट की बात करें, पीजीटी की बात करें, या फिर हम कॉलेज कैडर की बात करें, हर एक में इकोनॉमिक ज्योग्राफी तो आती ही आती है। लेकिन हम जब बात करते हैं क्लासों की, तो ये इन क्लासों में आती है आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो उसको हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। तो आज का अपना टॉपिक है, वो है अपना जो आर्थिक भूगोल की प्रकृति तथा उसका अर्थ और क्षेत्र। तो इस प्रकार के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हम कितना क्या लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि कितना क्या लॉन्ग क्वेश्चन लिखें और किस टाइप से हम लिखें। तो उसका मैंने वीडियो अलग से बना रखा है कि आप क्वेश्चन पेपर करते हो तो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या आपने अंडरलाइन करना है, आपको कौन से पेन से आपको ड्रॉ करना है, पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ करना है। वो सारी चीज़ें क्योंकि अट्रैक्टिव लगती हैं, आप थोड़ा सा अलग से लिखते हो तो सारी चीज़ें अट्रैक्टिव लगती हैं और अलग से दिखाई देती हैं। जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, ब्लैक पेन से लिख सकते हो सारी चीज़ें। चलो अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो चीज़ें मैंने अलग से बता रखी हैं। तो अपन चलते हैं जो आर्थिक भूगोल, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि जो भी चीज़ आपसे पढ़ाई जाती है, आपको कराई जाती है, तो वो ये ना देखें कि बुक से पढ़ रहे हैं तो हम बुक से ही पढ़ें। तो ज़्यादातर बच्चों की क्या रहती है कि बुक से पढ़ते हैं और बुक से ही वो क्या कर लेते हैं, कुछ समझने की चाह ही नहीं रखते। वो क्या करते हैं, सीधा वो रट्टा मारने की कोशिश करते हैं कि ये हमारी बुक है और ये हमें पढ़ना है, ये याद करना है और ये एग्ज़ाम में आएगा। तो फर्स्ट में तो पढ़ते ही नहीं है, लास्ट में फिर वो रट्टा सा मार लेते हैं। तो उनको थोड़ा टाइम तो याद रहता है और फिर वो भूल जाते हैं। तो कोशिश करें, सारी की सारी चीज़ें आपके आसपास में ही रहती हैं, ये सारी चीज़ें आपके आसपास में रहती हैं और समझ के करोगे ना, तो लॉन्ग टर्म तक आपकी याद रहेगी। और लॉन्ग टर्म तक याद ही नहीं रहेगी, बल्कि आपको सारे अच्छे से आपके सारे आम में तो ये लगा लो कि आप 11th 12th के स्टूडेंट हो या फिर बीए के स्टूडेंट हो, आपके लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी, क्योंकि ये चीज़ें आपके जब तक आप पढ़ोगे तो काम आएंगी। तो अपन कोशिश करेंगे कि आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में समझाने की। तो जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसको हम बोलते हैं जो आर्थिक भूगोल है। ठीक है। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की ही उपशाखा है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के वितरण तथा प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग और विनिमय आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो इसको अपन अब इजी लैंग्वेज में समझे, आपके आसपास में समझे, तो देखो आर्थिक भूगोल से आपका दिमाग में सीधा आ जाना चाहिए कि आर्थिक भूगोल का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। आपने हर जगह सुना है न्यूज़पेपरों में, इकोनॉमी डाउन है, इकोनॉमी अच्छी है, स्ट्रोंग है। अगर इकोनॉमी अपने देश की स्ट्रोंग है तो वो स्ट्रोंग रहेगी, कम है तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमी अगर डाउन है तो अपना क्या हो जाएगा, अपने जो देश है वो भी आपका डाउन रहता है। तो इकोनॉमिक का नाम आते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि पैसे से रिलेटेड काम है, कोई भी चीज़ है, इनकम से रिलेटेड, इनकम सोर्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ है। तो आप आर्थिक जो भूगोल है उसको आप सोच सकते हो कि कोई भी आप अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हो। घर से आपके मम्मी हैं, पापा हैं, जो भी हैं, देखो वो काम करते हैं। अगर हम गांव का सोचें, गांव से स्टार्ट करें, तो गांव में जैसे मम्मी आपकी पशुपालन करती है, वहाँ से इनकम जनरेट होती है, वो भी उसको हम क्या बोलते हैं, एक शब्द आता है आर्थिक क्रियाएं। देखो ये आप समझ नहीं पाओगे वैसे तो, क्या होता है आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाओं का मतलब क्या होता है, जिससे इनकम सोर्स आए, जिससे पैसा आए अपने पास। अगर पापा की बात करें
तो खेतों में काम करते हैं, खेतों में काम करके जब अनाज कुछ तो अपन खाने के लिए रखते हैं, कुछ इकोनॉमी जो होते हैं, जो आर्थिक हम बोलते हैं उनको फसलें बोलते हैं, जैसे कपास है, गन्ना है, उनको हम अपने पास नहीं रख सकते। वो किसके लिए बोते हैं? अपन अपनी ज़रूरत के लिए बोते हैं कि अपने पास पैसे आ जाएँ और पैसों से वो ज़रूरत का सामान हम खरीद सकें। तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर्थिक भूगोल बोलते हैं। और आर्थिक क्रियाएँ क्या होती हैं? जिससे इनकम हो जाए। पशुपालन हो, गाँव से अपन स्टार्ट करें तो, और अपन अगर शहर में स्टार्ट करें तो शहर में फैक्ट्रियों में भी काम करते हो, बाहर अंदर जो भी बिज़नेस होते हैं वो इकोनॉमी में आते हैं सारे के सारे। जो आगे चैप्टर आएँगे उसमें हम पढ़ेंगे, फर्स्ट ये प्राइमरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसमें समझ में आएगा कि आपको कौन से काम कौन से होते हैं। तो आपको आर्थिक भूगोल आते ही आपके ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो ये आपका जो आर्थिक भूगोल है, ये मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का, उसका वितरण और प्राकृतिक परिस्थितियाँ, इसके साथ क्या आ गया, जो इनकम सोर्स है, वो प्रकृति से ही रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है प्रकृति से? जैसे आपका अपन किसका एग्ज़ाम्पल लें, अपने हरियाणा का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो हरियाणा के एग्ज़ाम्पल में देखो प्रकृति कैसी है। आपके प्रकृति का मतलब हो गया कि अगर आप फसल बोते हो तो उस टाइम पे आपका टेम्परेचर कितना है, आपके बालू मिट्टी है या फिर आपकी काली मिट्टी है, किस प्रकार की मिट्टी है और उसमें किस प्रकार की फसलें होंगी, और उनमें किस प्रकार के हम कीटनाशक डालते हैं, और किस प्रकार से किस टाइम उस फसल को काटना है, किस टाइम पे फसल को बोना है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रकृति पे डिपेंड करता है। क्योंकि हाँ, प्रकृति पे डिपेंड इसलिए करता है क्योंकि देखो यहाँ अगर हम हरियाणा का एग्जाम्पल लेते हैं तो हरियाणा में क्या हम सेब की खेती कर सकते हैं? सेब की खेती के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा टेम्परेचर होता है, किस टाइप की मिट्टी होती है, कैसी जलवायु होनी चाहिए। तो देखो वो आप जे&के में जाओगे या ऊपर की तरफ अपन हिमाचल की तरफ जाएंगे, वो ठंडा एरिया है तो वहाँ पॉसिबल है क्योंकि वहाँ की प्रकृति है ऐसी। अगर अपन नीचे की तरफ आएंगे तो अपन यहाँ की बात करें, अपन आस-पास की बात करें, रोहतक है अपना, और आपका जैसे भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, चरखी दादरी है, इधर बात करेंगे तो क्या इधर हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण अलग है, वहाँ का टेम्परेचर अलग ही है। तो जो आपकी प्रकृति है, प्रकृति की जो परिस्थितियाँ हैं वो ही आपके क्या हैं, जो आर्थिक क्रियाएँ हैं उनमें योगदान देती हैं, किस प्रकार की वहाँ पे आर्थिक क्रियाएँ होंगी। तो अपना हरियाणा का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही जैसी प्रकृति होगी उसी प्रकार की हम आर्थिक क्रियाएँ करेंगे वहाँ पे। तो ये आपका एक ईज़ी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश करी है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, जो पृथ्वी के देखो थोड़ा-सा, पृथ्वी के तल पर पाए जाने वाली मनुष्य की इन आर्थिक क्रियाओं में क्षेत्रीय भिन्नताएँ पाई जाती हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक, देखो आगे ना, प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आर्थिक क्रियाओं को कौन प्रभावित करता है? देखो प्रकृति करती है, जैविक करते हैं, मानवीय तत्व करते हैं। धरातल पर हर जगह एक जैसा नहीं पाया जाता, सारी प्रकृति में देखो अलग-अलग होता है सारी चीज़ें। तो विश्व में आप अगर विश्व की बात करते हैं तो देखो विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली मनुष्य की आर्थिक क्रियाएँ कैसी होंगी? उनके क्षेत्रीय विषमताओं का हम अध्ययन ही, यानी उनकी क्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु है। अगर हम बात करते हैं, अपने हरियाणा में चरखी दादरी है, अपने हरियाणा में लोहारू है। तो चरखी दादरी की हम बात करें, वहाँ काली मिट्टी है तो वहाँ गन्ना पैदा हो सकता है। ये क्षेत्रीय भिन्नताएँ होगी, कहाँ की? लोहारू की और आपके चरखी दादरी की। तो वहाँ हम गन्ना पैदा कर सकते हैं। क्या लोहारू हम गन्ना पैदा कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ बालू मिट्टी है, बालू मिट्टी में पानी नहीं रुकेगा, उसको पानी चाहिए, काली मिट्टी चाहिए गन्ने के लिए। तो यहाँ ये क्या आ गया, आपकी प्राकृतिक विषमताएँ आ गई, क्षेत्रीय विषमता, यानी क्षेत्र वाइज़ जैसी विषमताएँ होंगी वैसी वहाँ पे क्या होंगी, आर्थिक क्रियाएँ। आर्थिक क्रियाओं का मतलब इनकम सोर्स जो भी आप करते हो, वो सारी चीज़ें। एक बारी आपको आर्थिक भूगोल की अच्छे से डेफिनेशन आ गया, अच्छे से आपने समझ ली, उसके बाद में बिल्कुल ईज़ी हैं आगे सारी की सारी चीज़ें। इसमें थोड़े से शब्द हैं वो थोड़े से आपके थोड़े टफ हैं, लेकिन उसको हम ईज़ी लैंग्वेज में समझेंगे तो वो बिल्कुल ईज़ी हो जाएँगे। ठीक है? तो इसके बाद में देखो, अगर हम बात करते हैं आर्थिक भूगोल, हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी बोलते हैं, तो इसी के पर्यायवाची हैं 2-3, तो बच्चे समझ लेते हैं कि और ही कुछ हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, नोट में मैंने डाल रखा है। देखो अंग्रेजी की तो आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, उसको जियो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं और इकोनो ज्योग्राफी भी बोलते हैं और जियो इकोनॉमिक्स भी। ये तीनों शब्द कहीं भी आएंगे तो उसका अर्थ क्या है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसके क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद में आर्थिक भूगोल की कुछ प्रसिद्ध परिभाषाएँ हैं, तो ये परिभाषाएँ आप 1 भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो। मैंने 3 इसलिए डाल दी क्योंकि आपके घुमा-फिरा के सारी चीज़ें
सेम अलग अलग जो जोग्राफर है उन्होंने दे रखी है, लेकिन उनका मतलब एक ही निकलता है। तो आपको अच्छे से डेफिनेशन आर्थिक भूगोल की समझ में आ जाए, इसलिए मैंने 3 डाल रखी हैं। बाकी जब क्वेश्चन आता है उसमें आप 1 या 2 डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें 4-5 डालो। ठीक है, तो ये हंटिंगटन के अनुसार क्या है, उन सब प्रकार के भौतिक संसाधन। अब भौतिक संसाधन क्या होते हैं, अपने एक एक शब्द सोल्व करते चलेंगे। भौतिक का मतलब वो क्या होता है, पृथ्वी तल पे जो आपका धरातल है उसके संसाधन, जैसे कोयला है, कोयला और आपका पेट्रोल है, ऐसे इस प्रकार के संसाधन, उनको हम क्या बोलते हैं, भौतिक संसाधन। क्रियाएं अभी बताया था जो काम करते हैं। मानव की शक्तियों का वर्णन आर्थिक भूगोल की सीमा के अंतर्गत आता है, जो आजीविका प्रदान करने में सहायता देता है। आजीविका में कोई भी चीज़ अगर मनुष्य पैदा हुआ है तो उसके लिए 3 चीज़ तो मस्ट हैं। आप ये चौथी 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि उसको क्या चाहिए, सबसे पहले भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए और उसको एक आश्रय के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए। ये 3 चीज़ें मस्ट हैं और इनके लिए ही क्या करता है, मनुष्य भागता रहता है, कुछ ना कुछ काम करता रहता है। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, तो वो आर्थिक क्रियाएँ बोली जाएँगी। ठीक है, वो काम करते हैं तो वो काम करेंगे तो ही उसको आजीविका प्रदान होगी। तो अलेक्जेंडर के अनुसार क्या है आर्थिक भूगोल, देखो आर्थिक भूगोल मनुष्य द्वारा संपदा के उत्पादन, आदान प्रदान, उपभोग से संबंधित क्रियाओं की भूतल पर पाई जाने वाली क्षेत्रीय विविधताओं का अध्ययन है। ऐसे ही जो आपके ईबी शो के अनुसार उन्होंने 2 लाइन दी हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है जो भी आपकी डेफिनेशन है, ये परिभाषा है, आपकी परिभाषा आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कॉपी में। अभी मैंने कितनी सारी चीज़ें बताई कि आर्थिक भूगोल में क्या क्या आता है, इसमें जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगती है, जो जो अच्छी लगती है, उससे एक निचोड़ करके आप अपनी परिभाषा लिख सकते हो कि आर्थिक भूगोल हम किसे कहेंगे। लेकिन जो ये परिभाषाएं हैं विद्वानों ने जो दी हैं, इसमें अपन एक शब्द भी चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी विद्वान की कोई परिभाषा आती है तो वो एज इट इज़ लिखनी होती है, तो ये एज इट इज़ कोई भी एक लिखोगे, आप एज इट इज़ लिखोगे, जो आपको सही लगे, सिंपल लगे, अच्छी लगे। तो देखो आर्थिक भूगोल का संबंध जीविकोपार्जन की समस्याओं, विश्व के उद्योगों, आधारभूत संसाधनों और वस्तुओं से। तो सब ने घुमा फिरा के दे रखी चीज़ें सिर्फ वही हैं, सब ने अपने अपने डेफिनेशन अलग दे रखी है। इसके बाद में आ जाते हैं क्षेत्र की बात करते हैं। आर्थिक भूगोल का क्षेत्र क्या है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। कई बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं कि मैम इंग्लिश में तो दोनों में पढ़ाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने क्या डाल दिया, इसमें जो मेन हेडिंग है वो आपके समझ में आ जाए। इंग्लिश में भी मैंने साथ के साथ मेंशन किए हुए हैं, और जो हिंदी वाले हैं वो भी कोशिश करें कि हम इंग्लिश वाला भी ध्यान में रखें, क्योंकि आगे आप पढ़ते जाते हो तो इंग्लिश ज़्यादा आती है, हिंदी कम आती है। तो आर्थिक भूगोल मानव की आर्थिक क्रियाओं में पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। देखो भोजन, वस्त्र और आश्रय यानी फूड, क्लोथिंग और आपका शेल्टर, ये मनुष्य की 3 आधारभूत आवश्यकताएं हैं, और मनुष्य इन 3 आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, सदा प्रयत्न करता रहता है। और इन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किए गए प्रयासों को हम मनुष्य की क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रियाएं। देखो जो मैंने पहले अभी समझाया था कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, वो काम करेगा तो उससे अर्निंग आएगी, तो उसको भोजन, वस्त्र और आश्रय मिलेगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाओं का संबंध इस बात से है कि किस प्रकार मनुष्य पृथ्वी के आर्थिक संसाधनों का दोहन करता है। विभिन्न वस्तुओं का, कोई भी वस्तु हो, जैसे देखो व्यापार है, सूती कपड़ा है, उसका भी हम उत्पादन किससे होता है, जो आपका हर चीज़ के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है, उसके लिए कच्चा माल कौन बनाता है, कृषि से रिलेटेड हो गया ये। आपके जो कपास है उससे आपका कॉटन बनता है, तैयार होता है, तो कच्चा माल, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं, तो वो उनका उत्पादन किया जाता है, फिर कच्चा माल, कच्चे माल से फिर वो औद्योगिक भूगोल में चला जाता है, वहाँ पे फैक्ट्रियों में चला जाता है, वो आगे की है। तो देखो किस प्रकार से इनका परिवहन होगा, वितरण होगा, उपभोग होगा और विनिमय करता है, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो आर्थिक भूगोल निम्नलिखित प्रश्न उत्तर देने का क्या करता है, प्रयास करता है। क्या प्रयास करता है आर्थिक भूगोल, जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाएं मैंने बताया कि आर्थिक क्रियाएं आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, इनकम सोर्स जो भी कैसे भी करते हो हम। तो उससे देखो आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहाँ की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कब होती हैं, आर्थिक क्रियाएं क्यों होती हैं, आर्थिक क्रियाएं कैसे की जाती हैं, ये सारे प्रश्न सोल्व हो जाते हैं अगर हम आर्थिक भूगोल का पता है क्या होता है। तो इन प्रश्नों के विश्लेषणात्मक उत्तर देना ही आर्थिक भूगोल का मुख्य ध्येय है।
आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का विस्तार। मनुष्य भूतल पर प्राकृतिक वातावरण द्वारा घिरा रहता है और प्राकृतिक परिस्थितियों का लाभ उठाता है। वह अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है। वह अपनी वस्तुओं का अन्य भूभागों की वस्तुओं के साथ विनिमय भी करता है, जिसके लिए वह परिवहन के साधन जुटाता है। आर्थिक भूगोल के आर्थिक भूगोल में मनुष्य के व्यवसायों में कि क्या क्या चीज़ें आती हैं आर्थिक भूगोल में। देखो, बार बार आपके 3-4 बार रिपीट हो गई ये चीज़ें, तो आपके मस्तिष्क में ये चीज़ें घूम जानी चाहिए कि आर्थिक भूगोल क्या होता है। देखो, आर्थिक भूगोल में मनुष्य के व्यवसाय में कुछ भी हो सकता है। कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य ग्रहण या लकड़ी काटना, खाने खोदना, वस्तु का निर्माण करना, उद्योग, व्यापार, परिवहन, ये सब आर्थिक भूगोल में आते हैं। तो आदि का विकास, उसका वितरण, विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है वितरणों का। तो मनुष्य की ये सभी आर्थिक क्रियाएं उसके प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करती हैं। प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत प्राकृतिक स्थिति, ये अभी अपन ने जो बताया था प्रकृति, तो प्रकृति क्या क्या चेंज करती है। देखो, स्थिति कैसी होगी, वहाँ की जलवायु कैसी होगी, मृदा कैसी होगी, वनस्पति कैसी होगी, जीव जंतु, खनिज। अपन हरियाणा में बात करें तो देखो, हरियाणा में क्या खनिज, अगर हम कोयले की बात करें तो क्या है कोयला, क्योंकि प्रकृति ने हमारे को कोयला दिया नहीं। ये झारखंड में आप उधर चले जाओ तो उधर सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और वहाँ क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इससे रिलेटेड जितने भी उद्योग होंगे वो सारे वहीं डेवलप होंगे। तो प्रकृति जो चीज़ जहाँ देती है वो चीज़ वहीं पे हम करते हैं। अगर बाहर करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो बिजनेस में लॉस ज़्यादा होता है, प्रॉफिट नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आगे अपन पढ़ेंगे, इनके सिद्धांत हैं। तो सम्मिलित किए जाते हैं, और मनुष्य अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, वही सदा प्रयत्नशील रहता है। इस आधुनिक युग में मनुष्य बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए उत्सुक रहता है। परिणाम स्वरूप उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण का अधिक से अधिक क्या करता है, दोहन करने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। जब मज़दूर होता है वो कोशिश करता है कि मैं और ज़्यादा काम करूं, या फिर और कोई अच्छा काम मेरे को मिल जाए। जिसको और अच्छा काम मिल रहा हुआ होता है वो भी कोशिश करता है कि मैं और प्रगति करूं या और ऊपर तक जाऊं। कोई जैसे पीएन है, पीएन सोचता है मैं टीचर लगूं, टीचर है, टीचर सोचा मैं प्रोफेसर लगूं। तो ऐसे प्रयत्नशील रहता है मनुष्य कि मैं आगे से आगे बढ़ता जाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊं। जितना ज़्यादा पैसा कमाएगा तो उसका जीवन उतना ही क्या हो जाएगा, सरल लगा लो, या फिर वो उतने ही हिसाब से जीने लगता है, अच्छे तरीके से जीने लगता है। तो ये आपके क्षेत्र थे। धन्यवाद। इसके बाद में आगे वाली वीडियो में इसका जो बचा हुआ है वो अपन करेंगे।